दुनिया अजीब और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है, जिनमें कुछ अपराध ऐसे हैं जो अब ठंडे केस बन चुके हैं और कुछ सवाल ब्रह्मांड के बारे में हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। छोटे बड़े रहस्यों में बराबर उलझाने की ताकत होती है। टैबी स्टार ब्रह्मांड में देखी गई सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। 100 से भी अधिक वर्षों से खगोलविदों द्वारा इसका अवलोकन किया गया है, लेकिन हाल ही में ही इस तारे से आने वाले अजीब प्रकाश प्रभावों को नोट किया गया है। ये अब भी रहस्य है और इनके स्पष्टीकरण में धूल के बादल से लेकर परग्रही तकनीक तक सुझाव दिए गए हैं। टैबी का तारा पृथ्वी से 1470 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नक्षत्र में स्थित है। इसे बिना दूरबीन के नहीं देख सकते और शुरू में ये आसपास के तारों जैसा ही लगता है। केवल निरीक्षण के बाद ही कुछ रहस्यमय चीजें नोट की गईं। 2015 में नागरिक वैज्ञानिक नासा की केपलर अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त डेटा को प्लैनेट हंटर्स परियोजना के तहत देख रहे थे। उद्देश्य बहिर्ग्रह यानी सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को ढूंढना था। इन ग्रहों का सीधे पता लगाना असंभव है, लेकिन जब ये अपने तारे के सामने से गुजरते हैं तो रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इस रोशनी की कमी का पता लगाया जा सकता है और यही ग्रह खोजने वाले डेटा में ढूंढ रहे थे। टैबी का तारा में कुछ रोशनी की कमी दिखी, लेकिन ये उस प्रोजेक्ट में मिली बाकी किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। रोशनी में कमी अनियमित थी। तारे की चमक धीरे धीरे कम होती थी। बीच बीच में बड़ी गिरावट भी आती थी जो फिर सामान्य हो जाती थी। रोशनी में इतनी गिरावट थी कि अगर वजह कोई ग्रह होता तो उसका आकार तारे के आधे जितना होता। ये बड़ी गिरावटें अनियमित थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन पैटर्न्स का पालन कर रही हैं जो दूसरे बहिर्ग्रहों में देखे गए थे। पेशेवर खगोलविदों ने इस रहस्यमय वस्तु पर ध्यान दिया और व्यापक अध्ययन शुरू किए। ज्यादा डेटा जुटाने से पहले ही इस रहस्य के कारणों पर अटकलें शुरू हो गई थी। एक कल्पनाशील सिद्धांत ने गैर वैज्ञानिक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इसमें पृथ्वी के बाहर हमसे अधिक उन्नत जीवन का संकेत था। डायसन स्फीयर एक कल्पित तकनीक है जिससे उन्नत सभ्यता अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती है। ये एक विशाल संरचना के रूप में होती है जो तारे को घेर लेती है और उसकी ऊर्जा को पकड़ लेती है, जिसे बाद में जीवों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इससे एक स्तर नीचे डायसन स्वार्म है जो कई उपग्रहों के रूप में होता है, जो तारे के चारों ओर अपनी अपनी स्वतंत्र कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक ऊर्जा एकत्रित करता है। सैद्धांतिक रूप से डायसन स्वार्म तारे की रोशनी कम करेगा, पर यह देखे गए अधिकतर डेटा को नहीं समझा सकता। डायसन स्वार्म तारे की परिक्रमा करने वाली प्राकृतिक वस्तुओं से बेहतर व्याख्या नहीं है। इसके अलावा यह भी तथ्य है कि टैबी का तारा एक एफ टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है जिसकी उम्र हमारे सूर्य की तुलना में बहुत कम है। यह संभावना नहीं है कि तारे की परिक्रमा करने वाला कोई भी ग्रह इतना विकसित जीवन विकसित कर सके जो ऐसी तकनीकी उपलब्धि हासिल कर सके। वैज्ञानिकों ने ज्यादा डेटा जुटाया तो उन्हें कुछ दिलचस्प मिला। टैबी के तारे की रोशनी एक समान मंद नहीं थी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मंदता अल्ट्रावायलेट से कम थी। यह संकेत देता है कि जो भी मंदता का कारण है वह बहुत छोटा है, किसी भी परिक्रमा करने वाले उपग्रह से कहीं छोटा। वैज्ञानिकों ने मंदता के लिए धूल के बादल को जिम्मेदार बताया। हालांकि यह भी सभी डेटा की व्याख्या नहीं करता है। यह प्रकाश में क्षणिक लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की व्याख्या नहीं करता है और ये अपने आप नहीं बताता कि धूल कहां से आई। एक नया सिद्धांत है कि इसके लिए एक अनाथ एक्सोमून जिम्मेदार हो सकता है। एक्सोमून का अब तक पता नहीं चला, पर सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। अगर एक्सोमून ऐसे ग्रह की परिक्रमा कर रहा था जो टैबी के तारे के पास नष्ट हो गया, तो संभव है वो चंद्रमा अकेले ही तारे की परिक्रमा करता रहेगा। अगर वह पास होता तो तारा चंद्रमा से धीरे धीरे पदार्थ उखाड़कर धूल का बादल बना देता और कुछ बड़े पिंड भी पीछे रह जाते, जिससे अधिक मंदता की घटनाएं समझी जा सकती हैं। टैबी के तारे के रहस्य के लिए एलियंस जिम्मेदार नहीं लगते, पर वैज्ञानिकों को अभी संतोषजनक व्याख्या नहीं मिली है। यह तारा शायद वैसा है जैसा हमने पहले नहीं देखा।
27 अप्रैल 1813 को यॉर्क की लड़ाई छिड़ गई और ये 1812 के युद्ध का हिस्सा बनी। यह लड़ाई टोरंटो कनाडा में हुई जब अमेरिकी सेनाओं ने शहर पर उभयचर हमला कर उसे लूट लिया। संसदीय सार्वजनिक इमारतों में आग लगाई गई और गोदाम नष्ट किए गए। इससे ब्रिटिश सेना हिल गई क्योंकि यॉर्क पर कब्जा हो गया और कई पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश खो दिए गए। ये ब्रिटिशों को पसंद नहीं आया और 1814 में वे बदला लेने को तैयार हुए। लेकिन जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था, उन्होंने यॉर्क पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वॉशिंगटन पर हमला करने का फैसला किया क्योंकि वह अमेरिका की राजधानी थी। मेजर जनरल रॉबर्ट रॉस और एडमिरल जॉर्ज कॉकबर्न के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक 24 अगस्त को शहर के बाहर पहुंचे, जहां उनकी भिड़ंत अमेरिकी सैनिकों से हुई। एक झड़प शुरू हो गई, लेकिन अमेरिकी जल्दी ही हार गए और उन्हें शहर के अंदर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिशों ने समय बर्बाद नहीं किया और वे भी शहर में आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने जल्दी ही इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन वे सिर्फ राजधानी पर कब्जा करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अमेरिकियों को सबक सिखाने के लिए शहर को उसी तरह लूट लिया जैसे पहले यॉर्क में किया था, जिससे भयानक परिणाम हुए। व्हाइट हाउस, कोषागार विभाग और अन्य सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, लेकिन कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं मारा गया। व्हाइट हाउस को जलाए जाने से पहले यह देखा गया कि कॉकबर्न इमारत पर पहुंचे और उन्होंने खुद राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन के लिए तैयार किया गया खाना खाया, जिसे मैडिसन को भागने से पहले छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वे नेशनल इंटेलिजेंसर अखबार के दफ्तर पहुंचे। उनके मन में खास मकसद था। अखबार के संपादक ने कॉकबर्न के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां प्रकाशित की थी, इसलिए उन्होंने प्रेस से सभी सी अक्षर हटा दिए ताकि उनका नाम अब लिखा ही न जा सके और न ही छापा जा सके। वे बैरक लौटे और तय किया कि अब सिर्फ एक सैनिक पहरा देगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अमेरिकियों को पूरी तरह हरा दिया गया है। लूटपाट अगले दिन भी जारी रही, लेकिन शुरुआत बेहद विनाशकारी थी। फोर्ट मैकनेयर में 12 सैनिकों ने बारूद गलती से समय से पहले जलाया, जिससे विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी वॉशिंगटन का अधिकांश हिस्सा अब भी जल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कई कीमती इमारतें और ऐतिहासिक स्थल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर एक चौंकाने वाले संयोग में मौसम बहुत तेजी से बदलने लगा। एक बवंडर उस इलाके में आया जिसने घरों की छतें उड़ा दी, पेड़ उखाड़ दिए और राजधानी पर तेज बारिश बरसाई। ब्रिटिशों द्वारा लगाई गई आगे बुझ गई और दिन अचानक सांझ बन गया। चीखती तेज हवाएं और बिजली ने लगभग 2 घंटे तक हालात को और भी बदतर बना दिया, जिससे कई लोग बेसहारा हो गए। इस स्थिति का नतीजा यह हुआ कि जिन इमारतों को पूरी तरह नष्ट मान लिया गया था, वे वास्तव में बच गई, जिसे लोगों ने किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। दूसरों का मानना था कि यह सिर्फ एक असंभावित संयोग से मिला सौभाग्य थी। लेकिन जो भी हो, शहर को हुआ नुकसान कम हो गया था और ब्रिटिशों ने आने के सिर्फ 26 घंटे बाद ही वापस जाने का फैसला किया। जुलाई 2023 में जेरेड शेडिड ने सिएटल में एक एयरबीएनबी में चेक इन किया। उसी दिन उन्हें अपनी सारी चीजें वहीं छोड़कर उस जगह से निकलते देखा गया। तब से उनके प्रियजनों ने न तो उन्हें देखा है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। जेरेड क्विंस न्यूयॉर्क के एक सफल इमिग्रेशन वकील थे। उनके पास ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से डॉक्टरेट थी और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में कॉमन कॉज व हडसन इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप की थी। वह जरूरतमंदों की मदद करने की बहुत परवाह करते थे। दोस्तों के मुताबिक वह दयालु और समझदार थे। जेरेड बाल्टीमोर में रहते थे और वॉशिंगटन डीसी की ग्रॉसमैन यंग एंड हेमंड लॉ फर्म में काम करते थे। खाली समय में उन्हें कॉन्सर्ट में जाना और उनके बारे में ब्लॉग पर लिखना पसंद था। उन्हें लिखने में रुचि थी और दोस्तों के अनुसार वह एक किताब लिख रहे थे। दोस्तों के अनुसार जेरेड अमेरिकन ड्रीम जैसी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 2023 की गर्मियों में कुछ बदल गया। उन्होंने नौकरी छोड़कर पैसिफिक तट पर रोड ट्रिप शुरू की। जेरेड पहले भी रोड ट्रिप पर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। दिसंबर 2022 के बाद से उसके कई दोस्तों को उससे बिल्कुल कोई खबर नहीं मिली थी और परिवार को यात्रा की जानकारी तब मिली जब उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई।
30 जुलाई को जैरेड ने सिएटल के एयरबीएनबी में चेक इन किया। डोरबेल कैमरे ने उसे अपना लैपटॉप और सामान प्रॉपर्टी में ले जाते हुए रिकॉर्ड किया। कुछ देर बाद जैरेड बाहर चला गया। उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन पीछे छोड़ दिए, जिससे उसके बाद उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। जैरेड के चेकआउट न करने पर पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह कहां गया हो सकता है और उससे संपर्क करने का कोई तरीका भी नहीं था। उसके एयरबीएनबी अकाउंट से वे लोग सिएटल में रुकने से पहले उसकी गतिविधियों जान सके। वह वॉशिंगटन के फॉक्स और कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रुका था। सिएटल उसकी सबसे हाल की मंजिल थी और इसके बाद कोई भी बुकिंग नहीं की गई थी। जैरेड की कार भी गायब थी, पर जल्दी मिल गई। 17 अगस्त को पुलिस ने लॉस एंजलिस के एक रिहायशी 8 वाटर विलेज इलाके में वाहन को ढूंढ लिया। पार्किंग टिकट के मुताबिक वह कार 4 तारीख से वहां थी, जबकि पुलिस ने जैरेड के परिवार से बाद में संपर्क किया। लॉस एंजलिस से जैरेड का एकमात्र रिश्ता उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी के वक्त वे संपर्क में नहीं थे। ऑनलाइन पोस्ट करने वाले एक दोस्त के अनुसार उसे सिएटल में एक गराज से निकलते हुए देखा गया था। ट्रैफिक कैमरे ने एयरबीएनबी से 20 मील दक्षिण उसकी फोटो ली थी। बाद में वह डंकिन डोनट्स में भी दिखा, जो उसकी कार मिलने की जगह के पास था। जैरेड के परिवार ने जानकारी के लिए कई बार अपील की और लापता प्रियजन को खोजने के लिए निजी जासूस रखने को पैसे जुटाए। दुर्भाग्यवश उसकी गुमशुदगी की शुरुआती कुछ रिपोर्टों के बाद उसके मामले की बहुत कम खबरें आई हैं। जैरेड के एक दोस्त ने वेब स्लूस फोरम पर जांच की जानकारी साझा की। उसे पता चला कि जैरेड के गायब होने के बाद वॉशिंगटन में उसे कई बार अतिक्रमण या खाना चुराने पर गिरफ्तार किया गया था। उसके हुलिये से मेल खाने वाले किसी व्यक्ति को भी उस इलाके में बेघर रहते हुए देखा गया था। उसके परिवार ने जैरेड की मदद के लिए सरकारी बचाव पक्ष के वकीलों से संपर्क करने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश हर गिरफ्तारी के बाद वह फिर सड़कों पर छोड़ दिया जाता और गायब हो जाता। तो तलाश जारी है। जैरेड के बारे में बताया गया है कि उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और उसका वजन उसके गायब होने के समय लगभग 150 पाउंड था। वह अफ्रीकी, अमेरिकी और लेबनानी मूल के हैं। उनके शरीर पर कई टैटू हैं, जैसे दाहिनी पिंडली पर ड्रैगन, हाथ पर पंक्ति व स्तंभ और कंधे पर मां की तस्वीर। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, वह सिएटल पुलिस विभाग से 206-625-5011 पर संपर्क कर सकता है। लंदन डेली टेलीग्राफ, जिसे आज उसके छोटे नाम डेली टेलीग्राफ के नाम से जाना जाता है, 1929 से हर अंक में क्रॉसवर्ड पहेलियां प्रकाशित कर रहा है। आमतौर पर मनोरंजन मानी जाने वाली इन पहेलियों की सरकार ने 2 बार जांच की, जब क्रॉसवर्ड पहेलियों से राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध की आशंका हुई। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेलीग्राफ ने फ्रेंच पोर्ट सुराग के साथ एक क्रॉसवर्ड प्रकाशित किया, जिसका उत्तर डीएप्पे था। और यह देखा गया कि ठीक अगले दिन इसी जगह पर एक आक्रमण होने वाला था। ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने जांच की कि कहीं अखबार का कोई कर्मचारी किसी के हाथ तो नहीं लग गया था, लेकिन यह सिर्फ संयोग था और कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे अहम तारीखों में से एक आई। डी-डे आक्रमण की योजना जोरों पर थी और उसी साल 2 जून को टेलीग्राफ ने अपना एक और क्रॉसवर्ड प्रकाशित किया। एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी ने संयोग से एक प्रति उठा ली और किसी समय उसने पहेली को हल करने की कोशिश करने का फैसला किया। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि 17 डाउन का उत्तर यूटा था और इससे उसे तुरंत चिंता होने लगी। आक्रमण 2 महीनों में होना था और जिस समुद्र तट पर अमेरिकी 4थी इन्फेंट्री डिवीजन को हमला करना था, उसे यूटा कोड नाम दिया गया था। लेकिन उसने माना कि यह सिर्फ संयोग था। उसने उत्तर दिया और पहेली हल करता रहा, पर उसे लगता रहा कि ये उत्तर अखबार में किसी खास वजह, जैसे जर्मन सेना को सूचना देने के लिए छापा गया था। उसने तय किया कि वह हाल की प्रकाशित पहेलियां देखेगा और जब उसने उत्तर जूनो, गोल्ड, स्वॉर्ड पाए तो हैरान रह गया। ये उन जगहों के कोडवर्ड थे जहां अमेरिकी सहयोगी सेनाओं को हमला करना था।
आक्रमण होने से पहले के हफ्तों में उस पहेली ने एक और हलचल मचा दी। 22 मई को उसमें एक संकेत था, मिसूरी पर रेड इंडियन, और उसका उत्तर था ओमाहा। एक हफ्ते बाद उसमें बिग विग का संकेत और उत्तर ओवरलॉर्ड था। 30 मई और 1 जून को क्रमशः संकेत थे, झारी नर्सरी क्रांतियों का केंद्र है और ब्रिटानिया और वह एक ही चीज रखते हैं, जिनके उत्तर थे मुलबेरी और नेपच्यून। इन शब्दों का इस्तेमाल आक्रमण के खास पहलुओं के कोड के रूप में हुआ था और इस बार अधिकारियों को पूरा यकीन था कि ये महज एक संयोग नहीं था। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति जर्मन सरकार को आक्रमण की चेतावनी देने और अखबार की क्रॉसवर्ड पहेलियों के जरिए हफ्तों से बेहद अहम गुप्त जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। MI5 ने 1 जून का टेलीग्राफ अंक बाजार से हटाया और पहेलियों के संकलक व सरे के एपिंगहैम स्थित स्ट्रैंड स्कूल के प्रधानाचार्य लियोनार्ड डॉकर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 25 साल तक पहेलियां संकलित की, फिर छात्रों और संकाय के सामने हिरासत में लेकर उन्हें जबरन वाहन में बैठाया गया। उनके घर कार्यालय की तलाशी ली गई और कई दिन पूछताछ हुई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि उन्हें यकीन था कि उनकी जान जाएगी, क्योंकि पूछताछ करने वाले बहुत आक्रामक थे और उन पर गद्दार होने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें डी-डे आक्रमण के बारे में जानकारी नहीं थी और सफल आक्रमण के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये तय हुआ कि उत्तरों और आक्रमण के बीच संबंध महज संयोग था और डॉक्टर को यह पता नहीं था कि वे अनजाने में गुप्त सैन्य कोड प्रकाशित कर रहे हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के तट के पास समुद्र तल पर कहीं एक 17वीं सदी का जहाज पड़ा है, जिसे समुद्र का एल डोराडो कहा जाता था। इसके डूबने में रहस्य नहीं था, लेकिन जहाज पर खजाने के कारण यह समुद्र में सबसे ज्यादा तलाशे जाने वाले जहाजी मलबों में से एक है। मर्चेंट रॉयल एक 157 फुट लंबा गैलेन था, जिसका मालिक और संचालक जॉन लिंडबरी था। जॉन लिंडबरी के बारे में जहाज के मालिक होने के रिकॉर्ड के अलावा बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। 1637 से 1640 के बीच 2 वर्षों तक ये जहाज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की स्पेनिश कॉलोनियों के बीच चला। यह स्पेन और इंग्लैंड के बीच शांति का दुर्लभ समय था। स्पेनिश कॉलोनियों में सोना चांदी बहुत था, जिससे लिम्ब्रेक जैसे नाविक लाभ उठाना चाहते थे। वह स्पेन की कॉलोनियों में सामान और गोला बारूद ले जाता, इंग्लैंड सोने के सिक्कों और गहनों के साथ लौटता। 1640 में मर्चेंट रॉयल ऐसे ही एक व्यापारिक सफर से लौट रहा था जब चालक दल ने एक रिसाव देखा। वे जहाज की मरम्मत के लिए कार्डिज, स्पेन में रुके और अगली गर्मी तक समुद्र में नहीं लौट सके। जहाज के फिर से रवाना होने से ठीक पहले कार्डिज में एक और जहाज में आग लग गई। ये वही जहाज था जिसे सोना चांदी फ्लैंडर्स ले जाना था, जहां स्पेनिश सैनिक डच विद्रोहियों और फ्रांसीसी आक्रमणकारियों के खिलाफ 80 वर्षों के युद्ध और फ्रैंको स्पेनिश युद्ध में 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। उस खजाने का इस्तेमाल उन सैनिकों को वेतन देने के लिए किया जाना था। लिम्बेरी ने हालात का फायदा उठाकर मर्चेंट रॉयल पर खजाना ले जाने की पेशकश की। जहाज ने अपनी बहन जहाज डोवर मर्चेंट के साथ अगस्त 1641 के आखिरी हफ्ते में यात्रा शुरू की। दुर्भाग्यवश जहाज के ढांचे में फिर से रिसाव हो गया। यह बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि जहाज पर इसी कारण पंप लगे थे, लेकिन जैसे ही मर्चेंट रॉयल इंग्लैंड के तट के साथ साथ गुजरने लगी, वह एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गई। पंप काम करना बंद कर गए और जहाज में धीरे धीरे और ज्यादा पानी भरने लगा। कुछ स्रोतों के अनुसार लिंडबरी शुरू में अपना जहाज और खजाना छोड़ने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इतनी बड़ी दौलत इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और वह इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहते थे। जैसे जैसे हालात बिगड़े, साफ हुआ कि खजाना बचाना संभव नहीं। उन्होंने मर्चेंट रॉयल की तोप चलाई, जिससे डोवर मर्चेंट का ध्यान गया। सहोदर जहाज ने फंसे नाविकों को बचाया, जबकि मर्चेंट रॉयल और उसका खजाना समुद्र में डूब गया। तब से खजाना खोजने वाले जहाज का मलबा ढूंढ रहे हैं। जहाज पर मौजूद खजाने की कीमत के अनुमान काफी अलग अलग है। ये कम से कम 250 मिलियन या ज्यादा से ज्यादा 20 बिलियन हो सकता है। इस उलझन का एक कारण
राजा चार्ल्स प्रथम का एक मेमो है। इस नोट में लिखा है कि मर्चेंट रॉयल का नुकसान अब तक किसी एक जहाज में हुआ सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें कम से कम 4 लाख पाउंड का माल था। ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाए गए एक पैम्फलेट में इस नुकसान को 3 लाख रेडी बुलियन, 1 लाख पाउंड सोने और उतनी ही कीमत के जवाहरात के रूप में बताया गया है। शब्दों से यह स्पष्ट नहीं होता कि पाउंड को वजन की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया है या मुद्रा के रूप में, जो कि एक बड़ा अंतर है। कीमती धातु और सोने की वास्तविक कीमत कुछ भी हो, ये आज भी खजाना खोजने वालों को लुभाता है। 2007 में अफवाह थी कि ब्लैक स्वान परियोजना के अमेरिकी गोताखोरों ने जहाज का मलबा ढूंढ लिया, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ। 2019 में कॉर्निश मछुआरों को एक लंगर मिला जो पहली नजर में मर्चेंट रॉयल द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रकार का लग रहा था, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वह उसी जहाज का था। फिलहाल वह जहाज अब भी नहीं मिला है। वेड मैक्लस्की जूनियर का जन्म 1902 में बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ। 25 साल बाद उन्होंने यूएस नेवल अकादमी से स्नातक किया और सिर्फ 3 साल में ही वे नेविगेटर बन गए। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने कई तैनातियां पूरी की, हालांकि उन्होंने कई स्थल आधारित ठिकानों पर भी सेवा दी। अप्रैल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे फाइटिंग स्क्वाड्रन 6 और बाद में एंटरप्राइज एयर ग्रुप के कमांडर बने। पर्ल हार्बर हमले ने अमेरिकी सेना की युद्ध में भागीदारी तय कर दी थी और जून 1942 में मैक्लस्की और 32 डाइव बॉम्बर्स को एक बहुत ही खास और खतरनाक मिशन सौंपा गया। उन्हें आदेश मिला था कि वे प्रशांत महासागर पर उड़ान भरे, शाही जापानी नौसेना के किडोबुटाई बेड़े के विमान वाहक पोत खोजे और संभव हो तो नष्ट करे। उन्हें खास निर्देशांक दिए गए थे जहां फ्लीट मिल सकती थी और समूह ने अपना मिशन पूरा करने के लिए प्रस्थान किया। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि फ्लीट आगे बढ़ चुकी थी या गलत जानकारी मिली थी। मैक्लुस्की ने देखा कि एक जापानी विध्वंसक उत्तर पूर्व जा रहा है और अंदाजा लगाया कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वो आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और विमानों के टैगों का ईंधन भी उस अतिरिक्त चक्कर के कारण कम पड़ने लगा था। उन्होंने तय किया कि वे रेडियो से संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि बातचीत पकड़ ली जाएगी। और बाद में उन्हें पता चला कि अगर उन्होंने आगे के निर्देशों के लिए रेडियो किया होता तो उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि उनके विमान वाहक पोत पर किसी को भी जापानी बेड़े के स्थानांतरण के बारे में पता नहीं चला था। मैक्लस्की और उनके लोग दक्षिण पश्चिम की ओर उस बेड़े की तलाश में उड़ते रहे और दिए गए मूल निर्देशांक के ऊपर से भी गुजरे। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें किडोबुटाई की उपस्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि पिछले हमले ने उसकी गति धीमी कर दी थी और उसे रास्ता बदलना पड़ा। उन्होंने सही अनुमान लगाया कि बेड़ा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया था, ताकि अमेरिकी सतही युद्धपोतों पर पलटवार कर सके और वे भी वहीं बढ़े। फिर कहानी का सबसे अप्रत्याशित पल आया। मैक्लस्की और उनके साथी पायलटों ने किडोबुटाई को देखा और गोलीबारी के लिए तैयार हो गए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर कागा, आगी और सोर्यू नजर आए। जैसे ही वे हमला करने मुड़े, उन्हें अपने हथियार फिर से लोड करने पड़े, जिससे मैक्लस्की और उनकी टीम को सही हमला करने का मौका मिला। यूएसएस यॉर्कटाउन से स्क्वाड्रन सही समय पर पहुंचा और तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर सटीक हमला किया। अकागी और कागा को छोड़ दिया गया, सोर्यू डूब गई। पूरा हमला सिर्फ कुछ ही मिनटों तक चला और जापानी नौसेना ने अपनी सबसे कीमती 3 कैरियर संयोगों की एक अविश्वसनीय सी श्रृंखला की वजह से खो दिए। मैक्लुस्की ने कहा कि उन्होंने और उनके साथियों ने बस अपने प्रशिक्षण और अंतर्ज्ञान से मिशन पूरा किया, कुछ खास नहीं किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस घटना में संयोग ने भी कुछ भूमिका निभाई थी। हाल के वर्षों का एक अजीब रहस्य वेनेजुएला के कैरिबियन तट के एक छोटे मछुआरों के गांव में हुआ। कुछ गांव वालों को यह दिव्य हस्तक्षेप लगा, दूसरों को किसी साजिश का शक था। सच्चाई अब भी अनसुलझी है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार रहस्यमय गुआका सोने की कहानी एक मछुआरे येलमैन लेरेस से शुरू हुई थी।
लेरेस गुआका वेनेजुएला के उत्तर तट के एक छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में रहते थे। खोज के समय दिसंबर 2020 में गांव मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया और कई लोग अपने और अपने परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव पहले दक्षिण अफ्रीका को काफी सार्डिन भेजता था और यहां सरकारी टूना डिब्बाबंदी सुविधाएं थीं। सुविधाएं बंद थी और ईंधन लागत बढ़ने से मछली पकड़ना मुश्किल हो गया था। इससे सोने की खोज और भी अद्भुत हो गई। लेरेस सुबह समुद्र तट पर टहलते हुए रेत में कुछ चमकता देखा। वह रुके और एक सोने का पदक निकाला जिस पर वर्जिन मैरी की तस्वीर थी। लेरेस पदक घर ले गए और अपनी खोज परिवार संग साझा की। जल्द ही गांव के सभी लोग उस रहस्यमय सुनहरे वस्तु से वाकिफ हो गए। वे समुद्र तट गए यह देखने कि कुछ ढूंढ सकते हैं या नहीं। उन्हें जल्दी पता चला कि लेरेस का पदक ही वहां मिलने वाली चीज नहीं थी। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने किसी और गहने की तलाश में रेत को छान मारा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कुछ लोगों ने उस छोटे से रेत के टुकड़े की रक्षा के लिए रात को समुद्र तट पर ही सोना पसंद किया, जिसे उन्होंने खोज के दौरान अपना मान लिया था। गांव के लगभग हर व्यक्ति के पास कम से कम एक सोने की चीज आ ही गई थी। अधिकतर को छोटी अंगूठियां मिली, कुछ को झुमके, मिडलियन व सोने की चेन भी मिली। रहस्यमय सोना कहां से आया, इस पर अटकलें तुरंत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह शायद किसी डूबे जहाज से आया हो जो सदियों पहले कैरेबियन में खजाने के साथ था। समुद्री डाकुओं की कई कहानियां थी जिससे लगता था कि इन जहाजों में से कोई इसका स्रोत हो सकता है। अगर तूफान या बड़ी लहर ने खजाने का संदूक उखाड़ा हो तो यही वजह है कि वह अब सतह पर दिख रहा है। कुछ लोग स्रोत को लेकर संदेह में थे। ये सुझाव दिया गया कि वेनेजुएला सरकार ने शायद ये चीजें समुद्र तट पर छोड़ दी हों, इस उम्मीद में कि इससे उस समय हो रहे विरोध प्रदर्शन रुक सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे देवीय उपहार माना, खासकर क्योंकि 4 महीने बाद सार्डिन मछलियां स्थानीय जल में लौटी थीं। हालांकि ज्यादातर गांव वालों को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि सोना कहां से आया है। वे चीजें जल्द ही आसपास के कस्बों, गांवों में बिक गईं। कुछ की कीमत $1500 तक पहुंची। गुआका के लोगों ने वह पैसा खाने, ईंधन और मरम्मत में लगाया। ज्यादातर चीजें जल्दी बिक गई, इसलिए जांच का मौका कम मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कड़ी और सोने की चेन की जांच का आदेश दिया। परिणामों से पता चला कि यह वस्तु शायद 20वीं सदी के मध्य यूरोप में बनी थी, जिससे 17वीं और 18वीं सदी के समुद्री डाकू खजाने की कहानियां झूठी साबित हुईं। संभव है हाल ही में गहनों की कोई खेप समुद्र में गिरी हो जिससे ये खोज समझाई जा सकती है, लेकिन ऐसी किसी घटना का गुआका के सोने से कोई संबंध नहीं जुड़ा है और किसी ने भी उन चीजों पर दावा नहीं किया है। 1999 में रिलीज फिल्म फोर्सेस ऑफ नेचर में सैंड्रा बुलॉक और बेन एफ्लेक ने अभिनय किया था। फिल्म की कहानी एफ्लेक के किरदार बेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हार्ड कवर किताबों के ब्लर्ब लिखने वाले लेखक के रूप में काम करता है। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब वह न्यूयॉर्क से सवाना, जॉर्जिया जा रहा होता है, क्योंकि उसकी शादी वही होने वाली है। उसे उड़ान से डर लगता है और सैंड्रा बुलॉक के किरदार सारा के पास बैठने पर वो परेशान हो जाता है। वो आज़ाद ख्याल लड़की है जो तुरंत बातचीत शुरू कर देती है। उसकी शख्सियत उससे अलग है। वह किसी तरह बातचीत को सहन कर लेता है जब तक कि विमान आखिरकार उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हो जाता। लेकिन उसकी बुरी आशंकाएं सच हो जाती है। विमान उड़ान भरते वक्त एक पक्षी इंजन में फंस जाता है, जिससे विमान रनवे से फिसल जाता है और सभी यात्री घबरा जाते हैं। सभी लोग सुरक्षित विमान से निकलते हैं, लेकिन बेन और सारा अगली उड़ान से डरते हैं और हादसे से बचे विक नामक व्यक्ति के साथ टैक्सी साझा करने का फैसला करते हैं। समय कीमती है क्योंकि बेन को शादी के लिए न्यूयॉर्क समय पर पहुंचना है, लेकिन आमतौर पर ऐसी फिल्मों में जैसा होता है, हर मोड़ पर एक नई मुश्किल सामने आ जाती है और किस्मत भी उसके खिलाफ नजर आती है। विक के टैक्सी में अवैध पदार्थ लेने के फैसले पर तीनों गिरफ्तार हो जाते हैं। बेन और सारा को छोड़ दिया जाता है। वे तय करते हैं कि अब टैक्सी की जगह ट्रेन से जाएंगे।
दुर्भाग्यवश भावुक पल के बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रेन असल में शिकागो जा रही है। इसके बाद वे ट्रेन से उतर जाते हैं और शादी को लेकर उसकी शंकाओं पर दोनों के बीच एक जुड़ाव बनने लगता है। सारा को पता चलता है कि उसका पूर्व पति सवाना में उनकी बैगल शॉप की बिक्री रोकना चाहता है। वह बेन से कहती है कि वहां पहुंचने पर वह उसके पति का नाटक करे, और वह इसलिए मान जाता है क्योंकि दुकान में उसकी हिस्सेदारी की रकम उसके बेटे को मिलनी थी, जिससे वह अलग हो गई थी। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वे बेन और मंगेतर के बेस्ट मैन व मेड ऑफ ऑनर से मिलते हैं तो उनके अफेयर का शक होता है। आकर्षण और भी बढ़ता जाता है और एक मौके पर बिन कहता है कि वह अपनी शादी रद्द करने के लिए तैयार है, लेकिन जब दिन आता है तो वह अपना मन बदल लेता है और अपनी मंगेतर से शादी कर लेता है। सारा चुपचाप वहां से जाने का फैसला करती है और आखिरकार अपने बेटे से फिर मिलती है। ये ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी का अंदाजा पहले ही लग जाता है, जो बॉक्स ऑफिस पर प्रभावित करने में असफल रही, लेकिन ये एक बहुत ही अजीब संयोग की वजह से उल्लेखनीय है। दिसंबर 2000 में फोर्सेस ऑफ नेचर रिलीज के एक साल से थोड़ा ज्यादा समय बाद बुलॉक क्रिसमस मनाने अपने बॉयफ्रेंड बॉब श्नाइडर से मिलने जैक्सन होल एयरपोर्ट वायोमिंग गई। वह ट्विन इंजन हॉकर्स कॉरपोरेट जेट से यात्रा कर रही थी जब रनवे के पास पायलट ने खतरे के कारण ग्राउंड लाइट्स को रनवे लाइट समझकर गलती की। प्लेन रनवे के साथ ठीक से सीध में नहीं था और लैंड होते ही टारमैक से फिसल गया, बिल्कुल फिल्म जैसा। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मीडिया ने बताया कि फिल्म के अभिनेताओं के साथ और फिर असल जिंदगी में भी ऐसा होना कितना असंभाव्य था। वैज्ञानिकों के अनुसार हमें मंगल ग्रह की सतह के बारे में जितना पता है उससे कम जानकारी हमारे पास पृथ्वी की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों की प्रणाली ग्रेट लेक्स के तल के बारे में है। 2022 में एक मैपिंग प्रोजेक्ट के दौरान जब वैज्ञानिकों ने इसे बदलने की कोशिश की तो उन्हें कुछ रहस्यमय और अप्रत्याशित चीज मिली। वैज्ञानिक मिशिगन झील के एक संघीय रूप से संरक्षित क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिसे जहाजों के दर्जनों मलबों का ठिकाना माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य जहाजों के मलबों का नक्शा बनाना था ताकि क्षेत्र प्रबंधन में मदद मिल सके। लेकिन वैज्ञानिकों को जो मिला वह मिशिगन झील में अब तक देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। झील की तलहटी में मीलों तक फैली बड़े गोल गड्ढों की श्रृंखला थी। ये गड्ढे इंसानों द्वारा बनाए हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन इससे यह पता नहीं चल पाया कि वे असल में क्या हैं। वैज्ञानिकों ने इन गड्ढों के बारे में और जानकारी पाई है, लेकिन अब भी नहीं जानते कि ये आखिर बने कैसे। इस इलाके में करीब 40 गड्ढे मिले हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। और भी गड्ढे हो सकते हैं जो अभी नक्शे में नहीं हैं। इनकी व्यास 300 से 600 फीट थी और ये सीधी लाइन में शिबोयगन विस्कॉन्सिन से 14 मील दक्षिण पूर्व के एक बिंदु से दक्षिण में पोर्ट वॉशिंगटन तक फैले थे। माना जाता है कि ये गड्ढे नए नहीं हैं और दिलचस्प है कि जहाज के मलबे की तलाश करने वालों ने भी लगभग उसी समय इन गड्ढों को देखा था। इन गड्ढों के बारे में कुछ सिद्धांत हैं कि ये क्या हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम सिद्धांत सिंक होल्स का है। सिंक होल्स 2001 में लेक ह्यूरॉन में मिले थे और ये लेक मिशिगन की संरचनाओं जैसे लगते हैं। ये वैसे ही बनते हैं जैसे सूखी जमीन पर सिंक होल्स। भूजल इस क्षेत्र से गुजरते हुए चूना पत्थर की चट्टान को धीरे धीरे काटता है। इससे भूमिगत गुफाएं और कंदराएं बनती हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। अंततः गुफा और झील की तली के बीच की चट्टान इतनी पतली हो जाती है कि भार सहन नहीं कर पाती और छत ढह जाती है। लेक ह्यूरन में वैज्ञानिकों ने पाया कि नमक और गंधक भूजल से झील में जा रहे हैं। ये पूरी झील पर कोई बड़ा असर डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये खुद सिंक होल्स के भीतर के चरम वातावरण में जरूर इजाफा करता है। अब तक वैज्ञानिकों को सिंक होल्स के जरिए लेक मिशिगन में भूजल रिसाव का सबूत नहीं मिला, लेकिन शायद ये अभी खोजा नहीं गया है। इन गड्ढों को लेकर सुझाव है कि ये पिछली हिमयुग में ग्लेशियरों के निशान, नीचे से उठते पानी के कारण बने क्रेटर या फंसे हाइड्रोकार्बन की गैस निकलने से बने हैं। जब वैज्ञानिक इन गड्ढों के भूवैज्ञानिक रहस्य की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें छुपे जीवन का रहस्य भी है।
गड्ढे इतने गहरे हैं कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और बहुत ठंड होती है। वैज्ञानिकों ने वहां अंधेरे में रहने वाले मीठे पानी के ओपोसम झींगे, छोटी मछलियां और मसल्स की एक आक्रामक प्रजाति खोज ली है। लेक ह्यूरोन के सिंक होल्स में 2 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया ने अनोखा सहजीवी संबंध बना लिया है। मिशिगन झील में उसका कोई सबूत नहीं है, पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ के पानी में रोचक सूक्ष्म जीव मिलेंगे। यहाँ का अध्ययन हमें समझने में मदद करेगा कि अरबों साल पहले पृथ्वी के महासागरों में प्रारंभिक जीवन कैसा रहा होगा। जैसा कि पहले बताया गया था, बिजली गिरने की चपेट में आने या लॉटरी जीतने की संभावना बेहद कम होती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के जीवन में ये दोनों घटनाएं घट जाएं। जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका नाम पीटर मैकार्थी है। वह नोवा स्कोटिया, कनाडा से है और वहां दुकान चलाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत की अच्छी और बुरी कहानी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब वह वयस्क भी नहीं थे और एक नाव पर समय बिता रहे थे। उन्होंने समाचार एजेंसियों को बताया कि 14 साल की उम्र में वह और उनका परिवार नाव यात्रा पर गए थे और नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी डरावनी होगी। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने नाव को उथले पानी में ले जाया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि जाने से पहले वह सुनिश्चित करे कि नाव ठीक से बांध दी गई है। नाव चलाने के लिए वह दिन बिल्कुल सही था, क्योंकि सूरज निकला था और यात्रा के दौरान आसमान में बस एक सफेद बादल दिखा। अगली याद उन्हें यह थी कि वे नाव के किनारे जागे और परिवार ने बताया कि पास के पेड़ की शाखा से बिजली गुजरी थी, जिससे वे इसकी चपेट में आ गए। उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और आखिरकार वह पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे असंभव घटनाओं में से एक से बच निकले हैं। लेकिन कई साल बाद एक वयस्क के रूप में उन्होंने एक बार फिर बेहद कम संभावनाओं के बावजूद जीत हासिल की और इस बार इसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जुलाई 2015 में उन्होंने और उनकी एक सहकर्मी, जिनका नाम डायन मिलर था, ने मिलकर 649 लॉटरी का टिकट खरीदने का फैसला किया। विडंबना ये थी कि उन्होंने वह टिकट अपनी ही दुकान से खरीदी थी और उन्हें पता था कि अगर वह जीतते हैं तो उन्हें रिटेलर बोनस के रूप में अतिरिक्त 10,000 मिलेंगे। लॉटरी टिकट की खरीदारी रोज की तरह थी, क्योंकि वो और डायन एक साल से किस्मत आजमा रहे थे और कभी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं की थी। बाद में पता चला कि वे गलत थे। ड्रॉ के अगले ही सुबह उन्हें पता चला कि उन्होंने जैकपॉट जीत लिया है और उन्हें मॉन्कटन के अटलांटिक लॉटरी ऑफिस में $1 मिलियन का इनाम मिला। उस समय लॉटरी जीतने की संभावना 14 मिलियन में एक थी और दोनों अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये अनोखी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। अविश्वसनीय है कि पीटर की बेटी भी अपने जीवन में बिजली गिरने का शिकार हो चुकी थी, जो सच होने के लिए असंभव लगता है। बिजली गिरने, लॉटरी जीतने और परिवार के सदस्य पर बिजली गिरने की संभावना करीब 2.6 ट्रिलियन में एक है। यह दिखाता है कि पीटर की किस्मत कितनी दुर्लभ थी। डायना ने कहा कि वह अपनी जीत की राशि का हिस्सा मेक्सिको के कंकून की यात्रा पर खर्च करेंगी और पीटर ने कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की शादी को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उन्हें लगा कि अपनी पत्नी को दूसरी हनीमून पर ले जाना एक अच्छा विचार होगा। पीटर ने दुकान मालिक के रूप में $10,000 जीते हैं और यात्रा के बाद पत्नी के साथ बाकी पैसे का अच्छा इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस जीत को इस बात की पुष्टि के रूप में लिया है कि जीवन में कुछ भी संभव है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। ओल्मेक सभ्यता संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में एक हो सकती है। कुछ प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता मेसो अमेरिका में बसने वाली बाद की सभ्यताओं के लिए एक मात्र संस्कृति के रूप में कार्य कर सकती थी। लेकिन आज ओल्मेक लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस रहस्य का एक कारण लिखित प्रणाली की स्पष्ट कमी है। मेसो अमेरिका की पहली पुष्टि की गई लिखित प्रणाली ज़ापोटेक लेखन थी, जो 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की है। यह ओल्मेक सभ्यता के चरम प्रभाव के अंत की ओर था, जब ज़ापोटेक अधिक प्रमुख हो गए, क्योंकि ओल्मेक्स का पतन होने लगा।
ओल्मेक्स ने लिखित सामग्री नहीं छोड़ी, जिससे उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों और इतिहास को समझना कठिन है, बस उनके भविष्य की सभ्यताओं पर प्रभाव को छोड़कर। लेकिन 1990 के दशक में उस क्षेत्र में खुदाई हुई जो कभी ओल्मेक्स का मुख्य क्षेत्र था, और इससे संकेत मिला कि शायद उन्होंने किसी प्रकार की लिखावट पीछे छोड़ी हो। इनमें से जिस खोज का सबसे पहले शैक्षणिक साहित्य में जिक्र हुआ वह 1997 या 1998 में खोजी गई थी। सैन आंद्रेस में खुदाई के दौरान एक अनोखी वस्तु मिली। ये एक बेलनाकार मुहर थी जिसका आकार लगभग मुट्ठी बराबर था। मुहर पर प्रतीक सावधानी से उकेरे गए थे और पुरातत्वविदों ने इसका उपयोग कपड़े छापने में माना। स्याही में डुबोकर कागज पर लुढ़काने पर इसमें एक पक्षी दिखा जिसकी चोंच से कीप निकल रही थी। कीप आज के स्पीच बबल्स जैसा लगता है, क्योंकि यह प्रतीकों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये प्रतीक 3 अजाह में अनुवादित हो सकते हैं, जो पवित्र 260 दिन वाले कैलेंडर की एक तिथि है और संभवतः किसी शासक का नाम भी हो सकता है। इस सिलेंडर की तारीख करीब 650 ईसा पूर्व है, जो ज़ापोटेक लेखन से कुछ दशक पहले की है। यह खोज पूरी लेखन प्रणाली नहीं थी, लेकिन इसमें ओल्मेक सभ्यता के समय अर्थ वाले प्रतीकों के संकेत मिले। सैन एंड्रेस की मुहर के सामने आने के कुछ साल बाद एक और उससे भी पुरानी वस्तु मिली। ये खोज पुरातात्विक खुदाई में नहीं, सड़क निर्माण के दौरान हुई थी। मजदूरों को सर्पेंटाइन पत्थर का ब्लॉक मिला। एक सतह घिसकर चिकनी हो गई थी और थोड़ी अवतल थी। इस चिकनी सतह पर चिन्ह उकेरे गए थे। उस पत्थर पर 62 चिन्ह मिले, जिसे गांव के नाम पर कैस्काजाल ब्लॉक कहा गया। कुछ चिन्ह दोहराए गए थे। कुल 30 भिन्न अक्षर दिखे। कुछ चिन्ह असली दुनिया की चीजों जैसे कीड़े, मछली, मक्का आदि के स्पष्ट चित्र थे, जबकि कुछ अधिक अमूर्त थे। यह लेखन प्रणाली अन्य मेसो अमेरिकी प्रणालियों की तरह स्तंभों में नहीं थी। इसके बजाय थोड़े से चिन्हों को एक साथ समूहित किया गया था और ऐसा लगता था कि उन्हें क्षैतिज रूप से पढ़ा जाता था। ये समूह एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, या जुड़े भी हैं या नहीं, यह अज्ञात है। कलाकृति की तिथि तय करना मुश्किल था। पुरातत्वविदों ने मलबे से मिले मिट्टी के बर्तन के टुकड़े देखकर इसे लगभग 900 ईसा पूर्व का माना। दूसरों ने इस पर सवाल उठाए हैं। यह तथ्य कि यह पत्थर बुलडोजर के मलबे में मिला था, न कि उचित पुरातात्विक खुदाई में, यह निर्धारित करना कठिन बना देता है कि इसका अन्य मलबे से क्या संबंध था। भूवैज्ञानिकों ने पत्थर की जांच कर शिलालेखों में मौसम के प्रभाव पाए हैं। लिखावट प्राचीन है, हालांकि इसका सही समय ज्ञात नहीं है। कास्काजाल ब्लॉक के चिन्ह बाद की मेसो अमेरिकी लेखन प्रणालियों के चिन्हों से अलग हैं। इसके तुलना करने के लिए कुछ भी न होने के कारण आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह तय करना असंभव है कि इसमें ठीक ठीक क्या लिखा है। यह तथ्य कि केवल एक ही कलाकृति खोजी गई है, यह तय करना भी असंभव बना देता है कि यह वास्तव में लेखन है या कुछ और अधिक साधारण। भविष्य में खुदाई में कलाकृतियां मिलने से ओल्मेक लेखन प्रणाली का रहस्य एक दिन सुलझ सकता है। दुनिया में किसी भी बड़ी लॉटरी जीतने की संभावना बेहद कम है और हम में से ज्यादातर लोग कभी भी जीवन बदल देने वाली राशि जीतने की खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी पावरबॉल लॉटरी जीतने की संभावना लगभग 292 मिलियन में एक है। मेगा मिलियंस लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम है, लगभग 302 मिलियन में एक। यह देखते हुए कि आपके जीवन में कभी भी बिजली गिरने की संभावना 1.2 मिलियन में एक है, यह दिखाता है कि लॉटरी जीतना कितना असंभावित है। लेकिन एक जोड़े ने दिसंबर 25 में सभी संभावनाओं को मात दी। ये अजीब मामला 2018 में शुरू हुआ, जब पति पत्नी रिचर्ड डेविस और फे स्टीवेंसन डेविस ने यूरो मिलियंस मिलियनेयर मेकर लॉटरी खेलने का फैसला किया। जैसे हम में से अधिकतर लोग लॉटरी खेलते हैं, उन्होंने भी जैकपॉट जीतने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी और उन्हें बताया गया कि उन्होंने चौंका देने वाली 1.3 मिलियन डॉलर की राशि जीत ली है। उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी
कि वे इस असंभावित जीत को दोहरा सकते हैं और आगे भी लॉटरी टिकट खरीदते रहेंगे। फे, एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ने बाद में मीडिया को बताया कि वह और रिचर्ड जानते थे कि 2 बार जीतने की संभावना बहुत कम है और वे जानते थे कि अगर वे कम से कम लॉटरी में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनके पास दोबारा जीतने का मौका कभी नहीं होगा। जहां उनकी पहली जीत अपने आप हो गई थी, वही दूसरी जीत थोड़ी जटिल थी। उन्होंने निकाले गए नंबरों में से 2 नंबर मिलाए, जिससे उन्हें अगले ड्रॉ के लिए लकी डिप में प्रवेश मिल गया। रिचर्ड, जो पहले हेयर ड्रेसर थे और अब कुरियर हैं, ने कहा कि वे अगली ड्रॉ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फिर 2 नंबर मिलाए और लकी डिप में जगह बना ली और ऐसा कुल 4 बार हुआ, इससे पहले कि कुछ अकल्पनीय हो गया। चौथे ड्रॉ में उनके सभी नंबर मिल गए और वे 1 और 1.3 मिलियन डॉलर जीतकर चले गए। ऐसा होने की संभावना सामान्य लॉटरी ड्रॉ से भी कहीं कम थी और यह सामने आया कि उन्होंने 24 ट्रिलियन में 1 की संभावना को मात दी थी। जब उनसे उनकी अविश्वसनीय दोहरी जीत के बारे में पूछा गया तो रिचर्ड ने कहा कि वे अपनी अच्छी किस्मत का श्रेय अपनी सकारात्मक सोच को देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे हमेशा मानते थे कि दोनों मौकों पर जीतने का मौका है और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने 2 बार लॉटरी जीती हो। पॉल कोकरेन ने एक रात में 2 बार पावरबॉल लॉटरी जीती, जबकि कोलोराडो के एक खिलाड़ी ने 3 महीनों में 2 बार वही लॉटरी जीती। दोनों मामलों में खिलाड़ियों को कुल मिलाकर $2 मिलियन मिले। 6 दिसंबर 1973 को 2 नकाबपोश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षावन से गुजर रही एक ट्रेन से लगभग $7300 चुरा लिए। ये चोरी कर्न्स में पहले पन्ने की खबर बनी और तुरंत जांच शुरू हो गई, लेकिन उन लोगों का कोई सुराग कभी नहीं मिला। 50 से ज्यादा साल बाद भी ये अपराध अनसुलझा है। 1800 क्लास रेल मोटर ने केन स्टेशन से सुबह 9:40 बजे रवाना हुई। ये कुरांडा जा रही थी, जो वर्षावन में बसा एक छोटा गांव है और अब पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित हो रहा था। ट्रेन में 15 से 20 यात्री सवार थे। उनमें से किसी को भी उस नकदी के बारे में पता नहीं था जो साथ में ले जाई जा रही थी। हर 15 दिन में कुरंडा रेलवे वेतन के पैकेट ले जाती थी, जिन्हें लाइन के रखरखाव कर्मचारियों को खुद जाकर सौंपा जाता था। वेतन बॉक्स को ट्रेन के पिछले हिस्से में गार्ड डिब्बे के ब्रेक हैंडल से जंजीर द्वारा बांधा जाता था। यात्रा का पहला हिस्सा बिना किसी समस्या के पूरा हुआ, लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल 6 पर पहुंची, गार्ड ने कुछ गड़बड़ महसूस की। पटरी पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था। ट्रेन रुकी और गार्ड ने पत्थर हटाने की कोशिश की। तभी रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से 2 आदमी निकल आए। उन्होंने ट्रेन के आगे और पीछे के पहियों में जंजीरें बांध दी, जिससे उसका जाना नामुमकिन हो गया। वे हथियार लेकर ट्रेन में चढ़े और यात्रियों व क्रू को धमकाया। शुरुआत में यात्रियों को यह चोरी मजाक लगी, लेकिन जैसे ही सामान डिब्बे में गोली चली, उन्हें हालात की गंभीरता समझ आ गई। क्रू ने लुटेरों को नकली वेतन बॉक्स दिया, लेकिन उन्होंने वही खोलकर असली न होने का पता लगा लिया। उन्हें असली वेतन बॉक्स मिला और वे भाग गए। अपराध में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन कई यात्री घबरा गए। जंजीरें नहीं हटाई गई थी और ट्रेन ट्रैक पर फंसी थी। कोई फोन उपलब्ध नहीं था और किसी से दूर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। ड्राइवर को सूचना देने के लिए सबसे नजदीकी कस्बे स्टोनी क्रीक तक 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ा। अब तक 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। गार्ड के मुताबिक पुलिस को जांच शुरू करने के लिए पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगे। यह स्पष्ट था कि चोरी की योजना पहले से थी। वे लोग भारी भरकम चेन और ट्रेल बाइक लेकर आए थे, जिन्हें उन्होंने डकैती के दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखा था। उन्हें यह भी पता था कि कौन सी ट्रेन पैसे ले जा रही है। उस दिन उस रूट पर 940 नंबर की ट्रेन अकेली नहीं थी, पर सिर्फ इसी को रोका गया। पुलिस को शक था कि ये अंदर की मिली भगत है। मुख्य संदिग्धों में एक ट्रेन गार्ड था। चोरी से पहले क्लाइव अब्दी ने छुट्टी मांगी थी। पुलिस को शक था कि वह छुट्टी चुराए पैसों से मनाना चाहता था। अब्दी सिर्फ टाउन्सविल जाने वाला था और कभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला
कि उसके हाथ कोई पैसा लगा हो। उसने चोरी में संलिप्तता से इनकार किया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मामला जल्दी ही ठंडा पड़ गया और तब से अब तक वैसा ही बना हुआ है। संभवतः इस रहस्य का हल तभी निकलेगा जब कोई आगे आकर कबूलनामा करेगा। समय बीतने के साथ संभावना है कि दोषी अब इस दुनिया में नहीं है और ये रहस्य शायद कभी न सुलझे। अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर अभिनेता चार्ल्स कॉगलन एक ज्योतिषी के पास गए क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या उनका मशहूर अभिनेता बनने का सपना पूरा होगा या नहीं। उन्हें बताया गया कि यह सचमुच होगा, लेकिन अपने करियर के शिखर पर वे अपनी जान गंवा देंगे और उनकी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक कि उसे उनके जन्म स्थान पर वापस नहीं ले जाया जाता। कॉगलन का जन्म 1841 में प्रिंस एल्बर्ट द्वीप पर एक आयरिश परिवार में हुआ था, जिसे वहां बसने और गुजारा करने में मुश्किलें आईं। जब उनकी बुद्धिमानी स्पष्ट हुई तो समुदाय ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उनके पिता चाहते थे कि वे वकील बने। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उनके पिता को कितनी नाराजगी हुई होगी जब कॉगलन ने उन्हें बताया कि वे कानून में करियर नहीं बनाएंगे और वे अभिनेता बनने की योजना बना रहे हैं। उन्हें पिता की वसीयत से निकाल दिया गया और जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाने को कहा गया। कॉगलन इंग्लैंड जाकर लंदन में बस गए और अपने सपने पूरे करने लगे। 1860 में वे एक नाटक की कास्ट में चुने गए और जल्दी ही प्रिंस ऑफ वेल्स थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता बने। उनका करियर अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन वे इससे भी ज्यादा चाहते थे। वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने एक जाना पहचाना नाम बनने की दिशा में अपनी कोशिशें जारी रखी। इसी बीच उनकी सफलता की खबरें प्रिंस अल्बर्ट द्वीप पर परिवार को भेजी जा रही थी। जब वे 50 पार कर चुके थे, तब तक उन्होंने अपने करियर को मजबूत कर लिया था और कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने थिएटर कंपनी बनाई और देश भर में प्रस्तुतियां दी। शो सफल रहे, लेकिन लगातार यात्रा से उनकी सेहत पर असर पड़ा और वे बीमार होने लगे। उन्हें गैस्ट्राइटिस का पता चला, लेकिन उन्होंने इसे अपने अभिनय में रुकावट नहीं बनने दी, जो कि एक गलत फैसला था। 1899 में मंच पर रहते हुए वे अचानक गिर पड़े और बच नहीं सके। उन्हें गैल्वेस्टन टेक्सास में दफनाया गया क्योंकि अवशेष घर भेजना महंगा था और ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी कि इससे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं हो सकता था और लगता था कोगलन घर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उनके दफनाए जाने के 1 साल बाद उस इलाके में एक चक्रवाती तूफान आया, जिससे वहां बाढ़ आ गई, जिसमें वह कब्रिस्तान भी शामिल था जहां उन्हें दफनाया गया था। उनका ताबूत और भी कई ताबूतों के साथ बहकर मेक्सिको की खाड़ी और फिर अटलांटिक महासागर में चला गया। वहां से ताबूत गल्फ स्ट्रीम के रास्ते पूर्वी समुद्री तट तक बह गया। 8 साल से भी ज्यादा समय तक कोई उस डरावने नजारे को नहीं देख पाया। आखिरकार मछुआरों के एक समूह ने ताबूत को प्रिंस अल्बर्ट द्वीप के पास खोज लिया, जो हैरान करने वाला था। उन्होंने ताबूत पर नाम पहचान कर उसे उसी द्वीप के चर्च के पास दफना दिया जहां कोगलन का बचपन में बपतिस्मा हुआ था। वह सारी मुश्किलों के बाद घर लौटे थे। जो लोग ज्योतिषी की भविष्यवाणी मानते थे, उन्हें लगा कि अब उनकी आत्मा शांति पा सकती है। वॉशिंगटन राज्य में माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलेंस के बीच प्रेयरी में एक अनोखा परिदृश्य है जो किसी और दुनिया जैसा लगता है। इस इलाके में कई छोटे टीले हैं जो घास से ढकी फुंसियों या बबल रैप जैसे लगते हैं। ये टीले सदियों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। इनकी उत्पत्ति अब भी अनसुलझी है। इन अजीब संरचनाओं को मीमा टीले कहते हैं, जिनका नाम वॉशिंगटन प्रेयरी पर पड़ा है, जहां ये सबसे प्रसिद्ध हैं। ये रेत, गारा और चट्टानों के अवसादों से बने होते हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 7 फीट और व्यास 8 से 40 फीट तक होता है। 1800 के दशक के मध्य में जब पश्चिमी बसने वाले यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि ये टीले शायद मूल अमेरिकी लोगों की कब्रें थीं, लेकिन पुरातात्विक शोध से यह साबित हो गया कि ऐसा नहीं था। टीलों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि वे इंसानों द्वारा बनाए गए थे। वैज्ञानिकों को अब और स्वाभाविक व्याख्या ढूंढनी थी। मीमा प्रेयरी आखिरी हिमयुग में बर्फ की चादर के किनारे थी। यह सिद्धांत दिया गया है कि इस स्थिति का टीलों के निर्माण से कुछ लेना देना हो सकता है।
एक सिद्धांत यह है कि सूरज की किरणों से बनने वाले कप जैसी आकृतियां इन तलछट के ढेरों के लिए जिम्मेदार हैं। ये तब बनती हैं जब सूरज बर्फ में छेद करता है। पानी और हवा तलछट लाकर इन छेदों में जमा कर देती है। हिमयुग के अंत में बर्फ पिघलने पर ये तलछट वहीं रह जाती हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे हिमयुग के बाद बनी थीं। सबसे अजीब लेकिन लोकप्रिय सिद्धांतों में एक है कि ये टीले पॉकेट गोफर्स द्वारा बनाए गए हैं। ये गोफर्स जमीन के नीचे सुरंग बनाते हैं और निकाली गई तलछट को नीचे की बजाय ऊपर की ओर धकेलते हैं। गोफर्स ने बाढ़ से बचने के लिए बड़े टीले बना लिए होंगे। शुरुआत में कई लोगों ने टीलों के आकार के आधार पर इस सिद्धांत को खारिज किया, लेकिन कंप्यूटर मॉडलिंग से साबित हुआ कि सैकड़ों वर्षों और कई पीढ़ियों में गोफर्स मीमा जैसे टीले बना सकते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य समस्या यह है कि मीमा प्रेयरी में कहीं भी गोफर्स नहीं पाए जाते। प्रारंभिक शोध पत्र में सुझाव दिया गया कि इंसानों के आने से पहले किसी बीमारी ने गोफर आबादी खत्म कर दी, जिससे सिर्फ उनकी बनाई संरचनाएं बचीं। संदेह करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि मीमा में गोफर्स मिल भी जाएं तो जरूरी नहीं कि वे इन टीलों के लिए जिम्मेदार हों। एक नया सिद्धांत कहता है कि इन टीलों के लिए वनस्पति जिम्मेदार है। वनस्पति आधारित दो सिद्धांत है। एक के अनुसार हवा से आई मिट्टी वनस्पति में फंसकर धीरे धीरे जमा हो गई। दूसरा सिद्धांत है कि पेड़ों ने बाढ़ से मिट्टी का कटाव रोका और मीमा टीले अपक्षय के बाद बचे हुए अवशेष हैं। मीमा टीलों के लिए कई कारण हो सकते हैं। टीले दुनिया भर में प्रशांत उत्तर पश्चिम से दक्षिणी अफ्रीका तक मिलते हैं। क्या ये सभी टीले एक ही शक्ति द्वारा बनाए गए थे या केवल सतही रूप से समान हैं? यह एक और सवाल है जिसे और जांच की आवश्यकता है। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के डूबने की घटना ने तब से ही इतिहासकारों को आकर्षित किया है। बचने वालों ने उस रात अपने द्वारा झेली गई भयावहता की कहानियां सुनाई और वर्षों से विशेषज्ञों ने इस आपदा को हर दृष्टिकोण से देखा है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसे रोका जा सकता था। अब हम जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के कई कारण थे और कई और जानें बचाई जा सकती थीं। लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने ऐसा लगता है कि जहाज डूबने की भविष्यवाणी कई साल पहले ही कर दी थी। कई लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को उसके कप्तान ने कभी न डूबने वाला कहा था, जबकि असल में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। मीडिया और प्रचार सामग्री ने जहाज की पहली यात्रा को कवर करते हुए दावा किया था कि इसे डुबोया नहीं जा सकता। उस रात की घटनाएं हम में से अधिकांश को अच्छी तरह से पता है और हम समझते हैं कि कई गलतियों और लापरवाहियों की वजह से ये त्रासदी घटी थी। जहाज जिस हिमखंड से टकराया वह इस आपदा का मुख्य कारण था, पर टक्कर रोकने के कई उपाय हो सकते थे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब द रेक ऑफ द टाइटन या फ्यूटिलिटी की घटनाएं टाइटैनिक की घटनाओं से इतनी मिलती जुलती है कि कई लोग मानते हैं कि उन्हें पूर्व दृष्टि थी, लेकिन यह कहीं अधिक संभावना है कि उनकी किताब और असली घटनाओं के बीच जो समानता है वह महज एक संयोग है। किताब में जहाज का नाम टाइटन है और इसे भी न डूबने वाला बताया गया है। इसमें 2500 तक यात्री बैठ सकते थे और ये 25 नॉट्स तक की रफ्तार पकड़ सकता था। आखिरकार जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के लिए पहली बार रवाना हुआ। मंजिल तक पहुंचने के लिए इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पार करना था, जैसे टाइटैनिक ने 14 साल बाद किया। दोनों ही मामलों में जहाज़ों ने इस समुद्र में खतरनाक रूप से तेज गति से चलते हुए हिमखंडों से बचने की कोशिश की। ये संयोग पहले ही हैरान करने वाले थे, आगे और भी होने वाले थे। टाइटन और टाइटैनिक ने अपने दाहिने हिस्से से हिमखंडों से टक्कर खाई और कुछ घंटों में जमे समुद्र के नीचे डूब गए। दोनों जहाज हादसे के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यात्रियों के अनुपात में लाइफ बोट्स कम थीं। दोनों मामलों में आधे से ज्यादा यात्रियों की जान नहीं बची और अधिकांश लोग बर्फीले पानी में डूब गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस आपदा और रॉबर्टसन की किताब की समानताओं ने काफी हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी कल्पना थी और समानताएं संयोग थी, लेकिन किताब लिखते समय
उन्होंने जहाज निर्माण पर शोध किया था। उन्होंने अपने ज्ञान और कल्पना से ऐसी कहानी लिखी जो 14 साल बाद भविष्यवाणी जैसी साबित हुई, और वे खुद भी इन दोनों आपदाओं के बीच की निर्विवाद तुलना को समझा नहीं सके। दोनों जहाज लग्जरी क्रूज लाइनर थे। उनका आकार लगभग एक जैसा था। वे लगभग एक ही गति से चल सकते थे। दोनों जहाज न्यू फाउंडलैंड तट से 400 मील दूर डूबे थे और ये त्रासदियां जरूरी सावधानी बरतने से बच सकती थीं। द हॉर्न्ड सरपेंट पैनल दक्षिणी अफ्रीका के सान लोगों द्वारा 200 साल पहले बनाई गई एक शिलाचित्र कला है। योद्धाओं और पहचाने जाने वाले जानवरों के बीच एक अजीब जीव है जो वहां के किसी भी जीव से नहीं मिलता। इस जानवर ने विशेषज्ञों को उलझन में डाल दिया। नए शोध के अनुसार यह शायद किसी विलुप्त जानवर का चित्रण है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत का करू क्षेत्र कभी खोई संस्कृति के सान लोगों का घर था। सान लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन खोई संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। उन लोगों के पास कोई लेखन प्रणाली नहीं थी और वे दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसका अधिकांश हिस्सा केवल पुरातत्व के माध्यम से ही जाना जा सकता है। 1930 के दशक में कोएसबर्ग पहाड़ों में काम कर रहे पुरातत्वविदों ने उस संस्कृति के तत्व खोजे। मिली कलाकृतियों में, चट्टानों पर बनी चित्रकारी में इसिजुलू योद्धा सोथो स्वाना लोगों से लड़ते दिखाए गए थे। उस जगह जानवरों का एक समूह देखा गया जिसमें एक अज्ञात जीव भी था। इसे टस्क्ड एनिमल कहते हैं। इसका शरीर मुड़ा होता है, सामने और पीछे के पैर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पूंछ और एक छोटा सिर भी नजर आ रहा है। सिर से नीचे की ओर 2 मुड़ी दांतें निकल रही हैं। ये जीव सबसे ज्यादा वालरस जैसा है, लेकिन ऐसे जानवर सान लोगों ने शायद ही देखे होंगे। सींग वाले सांप के पैनल पर तब ज्यादा ध्यान नहीं गया था। 2024 में जाकर एक नए अध्ययन ने यह पहचानने की कोशिश की कि वो जानवर क्या था। विशेषज्ञों के अनुसार यह कलाकृति वर्षा प्राणी दिखाने के लिए बनाई गई थी। खोई संस्कृति में सान लोग वर्षा अनुष्ठानों में ट्रांस में जाते थे। ट्रांस अवस्था में लोग आत्मिक लोक में जाकर वर्षा प्राणियों को पकड़कर उन्हें जीवितों की दुनिया में वापस ले आते थे। दांतों वाला जानवर इन्हीं प्राणियों में से एक माना जाता था, लेकिन यह केवल कलाकार की कल्पना की उपज होना संभव नहीं लगता था। शोधकर्ताओं ने कहा कि सान लोग अपनी कलाकृतियों में काल्पनिक प्राणी नहीं दिखाते थे। कुछ प्राणी अन्य जानवरों जैसे सांप, कुत्ते या दांतों वाले इंसानों का मिश्रण थे, लेकिन रहस्यमय दांतों वाले प्राणी का कोई स्पष्ट जानवर आधार नहीं था। कम से कम कोई जीवित प्राणी नहीं था। डाइसोनोडोंट एक प्राचीन विलुप्त जानवर है जो डायनासोर के समय का था। ये आधुनिक स्तनधारियों का पूर्वज था, लेकिन सरीसृपों से अधिक मिलता जुलता था। वे वर्तमान दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में भी रहते थे। करू क्षेत्र में कई जीवाश्म मिले हैं, जिनमें डाइसोनोडोंट के जीवाश्म भी शामिल हैं। असल में इस विलुप्त जीव के जीवाश्म हॉर्न्ड सरपेंट पैनल से ज्यादा दूर नहीं मिले थे। शोधकर्ताओं के अनुसार रहस्यमय जीव डाइसोनोडोंट के जीवाश्म अवशेषों के आधार पर कल्पना किए गए रूप जैसा था। उस जीव पर बने बिंदु संभवतः उन उभारों के संकेत है जो ममीकृत त्वचा पर मिले, जो आज तक सुरक्षित रही। अगर यह डाइसोनोडोंट है तो यह उसकी सबसे पुरानी ज्ञात चित्रण है। डाइसोनोडोंट का वैज्ञानिक वर्णन पहली बार 1845 में हुआ था। चट्टानों की कला में दिखाए गए ढालों पर पहचान के निशान इस कलाकृति को 1821 और 1835 के बीच का बताते हैं, यानी ये निश्चित रूप से खोज से पहले की है। मजबूत तर्कों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि चित्रित जानवर वही विलुप्त प्रजाति है। सन कला में दांत वाले उस जीव का और कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसी कलाकृतियां शायद अब भी खोजी जानी बाकी है। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने पिता की मृत्यु के बाद 19 साल की उम्र में उपाधि ग्रहण की थी। उनकी और मैरी एंटोनेट की शादी तब हुई थी जब वह सिर्फ 15 साल के थे, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी शादी में कुछ कारणों की वजह से वह बहुत आत्मसंदेही हो गए थे और उनका आत्मविश्वास बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब आते हैं जुलाई 1789 पर, जब बास्तिल पर धावा बोला गया, जिसने फ्रांसीसी क्रांति शुरू की।
3 महीने बाद गुस्साई भीड़ ने वर्साई पर हमला किया और शाही परिवार के पास ट्यूलरिस पैलेस भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वरना उनकी जान खतरे में थी। वे सुरक्षित पहुंचे, लेकिन महल में बंद रहकर जल्दी थक गए और बोले कि अब वे खुद को शाही परिवार की बजाय कैदी जैसा महसूस करते हैं। उन्होंने तय किया कि पेरिस छोड़ना होगा। पेरिस में लगभग सभी लुई के खिलाफ थे, पर उन्हें भरोसा था कि ग्रामीण लोग उन्हें राजा मानेंगे, इसलिए उन्होंने मोंटामेदी जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि वफादार अधिकारी और सैनिक उनकी रक्षा करेंगे। स्वीडिश अधिकारी एक्सेल फर्सन, जो मैरी एंटोनेट के वफादार थे, ने भागने की वह योजना, जिसे वरेंस की ओर पलायन कहा जाता है, बनाई। 20 जून 1791 की आधी रात के करीब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। लुई से वही कोट और टोपी पहनने को कहा गया जो शेवेलियर डी कुर्नी, जो इससे पहले हफ्ते में कई बार उस जोड़े से मिलने आते थे, आमतौर पर पहनते थे। उनके सभी बच्चों को लड़कियों के कपड़े पहनाए गए थे और गवर्नेस, जो परिवार के साथ जाने वाली थी, उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा गया जैसे वह एक रूसी कुलीन हो। मैरी एंटोनेट गवर्नेस का नाटक करेंगी और काले कपड़े पहनेंगी, जबकि लुई समूह के नौकर का अभिनय कर रहे थे। योजना थी कि राजा रानी अलग बग्घियों में जाएंगे, बाकी लोग हल्की गाड़ियों में जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैरी एंटोनेट ने मना किया और सबको साथ चलने पर जोर दिया। शहर के दरवाजे पर पहरेदारों को पार करते ही फरसन 6 घोड़ों वाली भारी बग्घी में उनके साथ हो गए। इस समय तक वे उन सैन्य सुरक्षा दलों से मिलने के तय समय से पहले ही पिछड़ चुके थे, जो रास्ते में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले थे, और लुई ने फरसन से कहा कि वह समूह को छोड़ दे। किसी बिंदु पर उन्होंने घोड़े बदले ताकि अगर उनकी तलाश की जा रही हो तो भ्रम पैदा हो, लेकिन उनकी भागने की खबर नेशनल गार्ड तक पहुंच चुकी थी। काफिला कई घंटे पीछे था, इसलिए सैन्य सुरक्षा दलों ने समझा कि योजना रद्द हो गई है और वे अपना हिस्सा पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा समूह अपेक्षा से कहीं धीमी गति से यात्रा कर रहा था, और जब एक गाड़ी की लगाम टूट गई तो इससे और भी लंबी देरी हो गई। जब घोड़े बदले जा रहे थे, लुई ने सोचा स्थानीय लोगों से बात करना अच्छा रहेगा, और वे पहचान लिए गए। उनके रास्ते की सूचना पहले ही भेज दी गई थी, और जब उन्हें रोका गया, पोस्टमास्टर जीन बप्तिस्त रूए ने लुई और मारी अंतवानेत को पहचान लिया। उसने वॉरेंस को खबर दी। समूह के पहुंचने पर एक बुजुर्ग ने राजा को पहचानकर झुककर सलाम किया, जिससे राजा रानी की किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लग गई। दोनों को देशद्रोह में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया, दोषी पाए गए, और घटनाओं के इस दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के कारण वे फिर कभी आजाद नहीं हो सके। काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यहीं से वे कई धूमकेतु आते हैं जो सूरज की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ये प्लूटो, एरिस और अन्य बौने ग्रहों का भी घर हैं। वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल की दूरस्थ सीमा पर मौजूद वस्तुओं की पट्टी के बारे में लगातार अधिक जान रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। ये क्यों खत्म हो जाती है? काइपर बेल्ट के अध्ययन से वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के निर्माण को समझने में मदद मिली। बर्फीले पिंडों का यह वलय नेपच्यून की कक्षा के पास सूर्य से 30 खगोलीय इकाइयों दूर शुरू होती है। सौर मंडल की शुरुआत में ये बर्फ और चट्टान के गोले केंद्र के कहीं अधिक करीब थे, और नेपच्यून व अन्य विशाल ग्रह भी वही थे। धीरे धीरे बृहस्पति और शनि सूर्य से दूर गए, जिससे यूरेनस और नेपच्यून और भी बाहर चले गए। नेपच्यून अपनी कक्षा में स्थिर हुआ, लेकिन इससे कुइपर बेल्ट की वस्तुओं की कक्षाएं बाधित हो गईं। कुछ आंतरिक सौर मंडल में भेजे गए, जहां वे धूमकेतु बने या ग्रहों से टकराए। अन्य वस्तुएं दूर फेंकी गई, जिससे ग्रहों के चारों ओर चौड़ी अंगूठी बन गई। काइपर बेल्ट लगभग 20 खगोलीय इकाइयों चौड़ी है, लेकिन सूर्य से 50 एयू की दूरी के बाद वहां बहुत कम वस्तुएं खोजी गई हैं। ये गिरावट चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वो नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और ना ही ये कुछ ऐसा है जो हमने अन्य सौर मंडलों में देखा है। आमतौर पर मलबा दूर तक फैलता है, लेकिन इस बेल्ट में ऐसा नहीं है। इस तथाकथित काइपर क्लिफ के बनने के पीछे
कुछ संभावित वजहें हैं। यह संभव है कि क्लिफ केवल अवलोकन की कमी का मामला हो। वैज्ञानिकों ने काइपर बेल्ट में उपग्रह भेजे हैं जो वहां से नई जानकारी पृथ्वी पर भेज रहे हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है और अंतरिक्ष के बड़े क्षेत्र को घेरता है। संभव है हमने कुछ नहीं पाया। आगे शोध में लापता वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन लगता है कि यह असली गिरावट है जिसे समझाना जरूरी है। साधारण व्याख्याओं में यह विचार है कि यहाँ पर्याप्त सामग्री नहीं थी। कहा जाता है कि काइपर बेल्ट ग्रह निर्माण के बाद बची सामग्रियों से बनी है। शायद बची हुई सामग्री सीमित थी, जिससे वहां वस्तुओं की कमी समझ में आती है। ये हमारे मॉडल बताते हैं कि सौर मंडल कैसा होना चाहिए, उसके विपरीत होगा। हो सकता है हमारा सौर मंडल दूसरों से अलग हो। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि इसका कारण कोई और खगोलीय पिंड है। वैज्ञानिक लंबे समय से काइपर बेल्ट की सीमा से परे मौजूद ग्रह 9 की परिकल्पना करते रहे हैं। काइपर बेल्ट में कई बड़े पिंडों की कक्षा बहुत अधिक विलक्षण है, या उनकी कक्षा सौर मंडल की बाकी चीजों की तुलना में एक कोण पर है। एक स्पष्टीकरण यह है कि सौर मंडल के बाहरी अंधेरे हिस्से में कोई ग्रह आकार का पिंड घूम रहा है। पिंड का आकार इसकी कक्षा की स्थिति पर निर्भर करता है। यह मंगल ग्रह जितना छोटा हो सकता है, लेकिन संभावना है कि यह पृथ्वी से भी बड़ा हो। इस आकार का पिंड अचानक गिरावट की पूरी तरह व्याख्या नहीं करता। संभावना है कि वहां कई ग्रह द्रव्यमान वाले पिंड हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। इनमें से एक पृथ्वी की तुलना में ज्ञात बर्फीले दानवों से ज्यादा मेल खा सकता है। नेपच्यून ने कुइपर बेल्ट की भीतरी सीमा बनाई, वैसे ही ग्रह एक्स बाहरी सीमा के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पर्ल हार्बर पर हमला, जो 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि किसी न किसी समय हमला हो सकता है। समस्या यह थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह मान लिया था कि हमला दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाएगा, और जहां हम में से ज्यादातर लोगों को यह सिखाया गया था कि हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। असलियत यह है कि हमले के बारे में कई चेतावनियां भेजी गई थी, लेकिन कुछ अजीब संयोगों के कारण वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाईं। हमले को अंजाम देने से पहले जापान ने जर्मनी के साथ एक गठबंधन बना लिया था। अमेरिका तब तक द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहा और जापान से राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन अमेरिका की तटस्थता तब खतरे में पड़ गई जब राजदूत मैक्स बिशप, जो पहले ओसाका और फिर टोक्यो में तैनात थे, को अमेरिकी जमीन पर, खासकर पर्ल हार्बर पर एक आसन हमले की भनक लग गई। मैक्स बिशप नहीं जानते थे कि योजना अभी शुरू ही हुई थी और हमला 11 महीने बाद होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके पास जो जानकारी है उसके साथ उन्हें कुछ करना होगा। बाद में उन्होंने बताया कि यह जानकारी उन्हें पेरू के मंत्री से मिली थी, जिन्होंने अपने स्रोत नहीं बताए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जापान तभी हमला करेगा जब वह अमेरिका के साथ युद्ध करने का फैसला करेगा, और बिशप को इस जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित करना था कि यह सही है। उन्होंने कई पत्रकारों से संपर्क किया था जो जापान में संघर्ष को कवर कर रहे थे, और वे इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि वास्तव में ऐसा एक योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने राजदूत जोसेफ ग्रू को यह सूचना दी, जिन्होंने अमेरिका में टेलीग्राम भेजा ताकि हमला रोका जा सके। इसके बाद बिशप को वॉशिंगटन वापस जाने के लिए कहा गया, और वहां जाते समय वे हवाई में रुके, जहां उन्होंने पर्ल हार्बर में तैनात सैनिकों से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि टोही उड़ानें दिन में होती थी, क्योंकि पायलट रात में नहीं देख सकते थे। उन्होंने और उड़ानों के लिए प्रयास शुरू कर दिए। 1 साल से भी ज्यादा समय तक उनकी गुहार अनसुनी रही, और दुर्भाग्य से हमला बिल्कुल भविष्यवाणी के अनुसार हुआ, जिसके परिणाम विनाशकारी थे। अमेरिका आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हुआ, जो इसके बाद और 4 साल तक चला। लेकिन कई कारण थे जो इस हमले को रोक सकते थे या कम कर सकते थे, जैसे बंदरगाह की ओर आते विमानों के एक बड़े समूह को देखा गया था। देखे जाने की एक रिपोर्ट फोर्ट शाफ्टर भेजी गई थी, लेकिन रिपोर्ट प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट कर्मिट टाइलर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे विमान अमेरिकी B-17 बॉम्बर हैं
जो उड़ान से लौट रहे हैं। जापानी पर्पल कोड को तोड़ लिया गया था और यह समझा जा चुका था कि अमेरिका के साथ युद्ध आसन्न है। लेकिन अमेरिकी कोड ब्रेकर यह पता नहीं लगा सके कि हमला कहां से शुरू किया जाएगा। साथ ही एक जापानी पनडुब्बी बंदरगाह से करीब 4 मील दूर दिखी और डुबो दी गई, लेकिन इसे कोई गंभीर खतरा नहीं मानते हुए आगे कुछ नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि अगर ये चेतावनियां भेजी गई होती और उन्हें गंभीरता से लिया गया होता तो हमले से निपटने की तैयारियां की जा सकती थी और उस दिन की घटनाएं शायद बहुत अलग होती। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।